Chapter number 4, property income. In property income, they have covered four areas here. The purpose of the examination, you are required to able to deal with the following four चीजें. Property business profits arising from the rental lease of property. Property business profits arising from the rental or lease. ठीक है. फिर आता है premium received on the grant of a short lease. Okay, premium received. फिर आता है profits arising फ्रॉम कमर्शियल लेटिंग ऑफ फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन. ये बेसिकली वो तेरे जो होटल्स वगैरह रहते हैं ना, ये वैसा है. एंड दिस इज रेंट रूम सर्विस, मतलब एयर बीएनबी की तरह. रेंटल इनकम रिसीव विच क्वालिफाइज फॉर रेंट रूम सर्विस, सो दिस इज एयर बीएनबी. Property income business assessment. So, the property income assessed by an individual or partnership in a tax year is income less expenses actually arising in the tax year. नॉर्मल है. हमने Yeah. प्रॉपर्टी का इनकम कितना कमाया और हमने कितना उस चीज के ऊपर एक्सपेंस किया गया है. ठीक है ना. Right. इन दैट ईयर. Now they have given the period also, 6th April 23 to 5th April 24. ये 6th April 24 to 5th April 25 ऐसा हो गया होगा मैक्स टू मैक्स. अब आगे. The method used to calculate the assessable income arising in the tax year is normally the cash basis, that is accounted for when the cash is received and paid, but is certain but in certain circumstances the accrual basis. अब वो certain circumstances कौन से है वो शायद नीचे उन्होंने बता देंगे. ठीक है. Right. आगे. if the landlord lets more than one property if the landlord lets more than one property, the assessable amount for each tax year is the aggregate of the net income from all properties. एग्री करती है कि अगर Yeah. तेरे को एक प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम 4 लाख का आ रहा है और दूसरे से Yeah. 5 लाख का आ रहा है, और तूने एक्सपेंसेस इनकर 6 लाख और 1 लाख के किए हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे तूने 2 लाख का लॉस इनकर किया और सेकंड प्रॉपर्टी पे 4 लाख कमाया, सो नेट इनकम इज 2 लैक्स विच विल बी टैक्स्ड. गेटिंग. एक सेकेंड वापस बोल। हाँ, पहले मैं इसमें एक्चुअली यू मेरे कितने को किया? ऐसे ही बताता हूँ. फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने 4 लाख का रेंटल इनकम कमाया, दूसरे में हमने हाँ, 5 लाख का रेंटल इनकम कमाया. बराबर। हमने एक्सपेंस यहाँ पे 5 लाख का किया रहेगा, या चल 6 लाख का. मैंने पहले यहाँ पे 6 लाख बोला, चल 6 लाख का मैंने एक्सपेंस इनकर किया, और यहाँ पे मैंने 1 लाख का एक्सपेंस इनकर किया. ठीक है. हाँ, तो क्या हो जाएगा फिर. यहाँ पे आएगा -2 लाख, यहाँ पे बराबर। आएगा +4 लाख. तो अभी नेट टैक्सेबल कितना है, 2 लाख. दो ऐसा. लाख ओके। But या this is only possible for these three cases: Airbnb, short lease and अपना वो नॉर्मल रेंट एंड लीज वाला. लेकिन ये या चीज फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन में नहीं चलती, विच इज लाइक विलाज एंड ऑल. या अभी दिस इज द फॉर्मेट. ये तो ठीक ही है ना, मतलब ये तो कुछ है नहीं, इनकम माइनस एक्सपेंस. ठीक है. कुछ यहाँ पे एक चीज दी हुई है. द एग्जामिनिंग टीम हैव स्टेटेड in the examination question involving property income for individual or partnerships, the cash basis should be used. हाँ ठीक है, वो तो बोला हुआ है उन्होंने. unless specifically stated to the contrary. fine, fine, fine. आगे. प्रॉपर्टी इनकम कैश बेसिस अलाउेबल डिडक्शंस. ठीक है. इन्होंने क्या दिया, द टाइप्स ऑफ अलाउेबल एक्सपेंसेस फॉर प्रॉपर्टी इनकम आर जनरली द सेम एज those allowable under the normal rules of the assessment of trading income. These are discussed more fully in chapter number 7. तो शायद यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर ना हो हमें. इन्होंने कैसे दिया हुआ इधर. द जनरल रूल इज द मेन रूल्स. पहले तो द मेन रूल्स में द जनरल रूल इज दैट टू बी अलाउेबल expenses must have been incurred wholly and exclusively for the purposes of property business. बराबर. कि जो भी खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के बिजनेस ही होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी को रिलेटेड ही होना चाहिए, और पूरा का पूरा होना चाहिए. ऐसा. ठीक है. दिस कवर्स आइटम्स सच एज इंश्योरेंस, agents fees and other management expenses, repairs, interest on loan to acquire or improve
अ लेट नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब उन्होंने ऐसा क्यों दिया है लेट नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी? तुझे अगर याद होगा तो इंडिया में वैसा रहता है एलओपी विच इज लेट आउट प्रॉपर्टी, और एसओपी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड जहाँ पे मैं खुद रहता हूँ वो, और लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब जहाँ पे दूसरा कोई बंदा रहता है वो, ऐसा। हम्म। ओके। नॉन रेजिडेंशियल मतलब इसलिए मैं नहीं रहता हूँ, मैंने किसी को रेंट पे दिया हुआ है वैसा। तो ये जो भी इंटरेस्ट वगैरह है ना, एक्सपेंस मैंने लिया हुआ है, इसलिए अगर मैंने लोन लिया था वो वाली बिल्डिंग बनाने के लिए या वो वाला घर लेने के लिए, तो अगर जो भी मेरे को इंटरेस्ट उसके ऊपर भरना पड़ रहा है उस लोन के ऊपर, वो भी एज एक्सपेंस में क्लेम कर सकता हूँ, बट ओनली ऑन द एलओपी एंड नॉट द एसओपी। यहाँ पे relief is available for any expenditure incurred before letting commenced before the letting commenced under the normal pre-trading expenditure rules। अभी ये सब मतलब वो चैप्टर नंबर 7 में आएगा, विच इज आई थिंक वो कैपिटल अलाउंसेस वगैरह का चैप्टर है वो। अभी ओके। ये इफ द प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर बाय ओनर एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द प्राइवेट यूज आर नॉट अलाउेबल एज एक्सपेंस। ठीक है कि अगर मैंने 7 महीना किसी और को दिया था और 5 महीना मैंने खुद लिया था, अगर मैंने वो प्रॉपर्टी पे, और मेरे को हर महीना अगर कुछ ना कुछ मतलब वो रिपेयर्स वगैरह करने पड़े थे, तो मैं खाली 7 महीने का ही रिपेयर्स ले सकता हूँ। मैं मेरे पर्सनल रिपेयर्स वहां पे नहीं क्लेम कर सकता बेसिकली। ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर। There are special rules which apply to capital expenditure incurred by any individual in a property business। या। मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है illustration 1। Hembury owns a property that was let out for the first time on 1st of July 2023। The rent of £5,000 per annum is paid quarterly in advance on the first of the month। Okay, Hembury paid allowable expenses of 200 in December 2023 related to the redecoration following a burst pipe, and of $400 in May 2024 related to the repair work which was completed in March 2024। अभी देख, सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या बोला है, अपने को 5,000 पर एनम मिलता है, बराबर है, या। पेड क्वार्टरली इन एडवांस ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ। अभी क्वार्टर्स क्या क्या होंगे? अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, अक्टूबर, फेब, राइट? नहीं, जैन जैन जैन। सो ये हमारे क्वार्टर्स होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देख तो एक बार चेक कर, क्रॉस वेरीफाई कर। अप्रैल, 1st of April, 1st of July, 1st of October, 1st of Jan। ये हमारे बराबर। क्वार्टर्स होंगे। अभी फर्स्ट या। ऑफ अप्रैल को तो हमको कुछ भी नहीं मिला होगा, बिकॉज हमारा पीरियड क्या है, हमारा पीरियड होता है, यहाँ पे देख, फिफ्थ सिक्स्थ सिक्स्थ ऑफ ऑफ अप्रैल अप्रैल टू ट्वेंटी थ्री टू 5th of April 24। लेकिन हमको अगले साल के अप्रैल का मिला रहेगा, बराबर ना? या। तो दीज आर द क्वार्टर्स। तो हमको 1,250 ऐसे मिलते गए मिलते गए मिलते गए, तो हमको पूरे 5,000 मिल गए। नाउ दिस 200 वी इनकर्ड इन द करंट ईयर ओनली, इन्होंने खुद ने बोला हुआ है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर्टी। होली बोला हुआ है, एंड ये पीरियड का ऊपर बोला हुआ है, तो ये पीरियड होली है, बिल्कुल है, 200 पूरे के पूरे गए थे फॉर द रीडेकोरेशन और फॉर द बर्स्ट पाइप। बर्स्ट पाइप मतलब काफी सीरियस केस है, तो ये हो गया। लेकिन इन्होंने फिर नीचे क्या बोला है, 400 इन मई 2024 related to the related to the repair work which was completed in March 24। तो मतलब this was not wholly, this transaction was not completed wholly,
ये ट्रांजैक्शन का पेमेंट जो था वो मई में किया गया था, इसलिए इसका पेमेंट मई में जाएगा, मतलब अगले साल में हम इसको एज एक्सपेंस क्लेम करेंगे। दैट्स इट। ठीक है। Okay. नाउ फाइनेंस कॉस्ट, residential properties. Owners of residential property who live in their own property do not get tax relief for their mortgage costs, expenses, including interest of a loan to buy a home. Owners of buy-to-let residential properties, however, were historically able to claim a tax deduction for their loan finance costs. Okay, the cost used to be deducted as an expense from the assessable property income, thus giving tax relief at a highest marginal tax rate suffered by the taxpayers on non-savings income up to 45%। ठीक है, तो ये लोग बस यही बोलना चाहते हैं कि ये जो हमको फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर लोन है वो एज डिडक्शन मिलता जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर समझो कि हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, यानी कि मेरा यही घर है, मैं इधर ही मतलब वो रह रहा हूँ, और मैंने इस घर के लिए लोन और मॉर्गेज वगैरह सब कुछ लिया हुआ है, तो उसका मुझे Hmm. कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने अगर कोई लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए ये सारी चीजें की हुई हैं, तो मुझे 100% डिडक्शन, या एज अ एक्सपेंस क्लेम, एक्चुअली इज द डिडक्शन इज नॉट अ गुड वर्ड, द एक्सपेंस क्लेम मेरे को मिलता जाएगा ऐसा। ठीक है ना। ना, as part of the government's overall as part of the government's overall housing strategy, the tax relief for residential buy to let finance costs was reformed in stages over 4 years. Was Hmm. reformed in stages over 4 years, starting from tax year 2017-18, and by 2020-21, this reform was complete, and therefore, in tax year 2023-24, tax relief for all finance costs is restricted to the basic risk rate of tax. ये क्या है, एक मिनट ना, टैक्स रेट इज गिवन टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फाइनेंस बाय द बेस रेट, then but the deduction of all the taxpayers final income and liability not part of loan finance cost is allowed as an expense for the property business. So let's actually first initial buy to let finance cost will become this 4 years starting from, ठीक है, cost is restricted, एक मिनट ना, but therefore in tax year 23-24 tax relief for all finance costs is restricted to the basic rate of tax। मतलब इस चीज के ऊपर सिर्फ 20% ही मिलता है। ये वाला मुझे याद आया, मेरे को याद है मैंने एक एग्जाम किट का सम किया था, मेरा मेरा पूरा सम बराबर था, लेकिन बस ये एक गलती की वजह से मेरे को मतलब पूरी रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ी थी उस चीज की। सो ये कैसे रहता है कि जो अपना फाइनेंस कॉस्ट है ना, वो इन्होंने ऊपर क्या बोला है कि हमको एज डिडक्शन मिलेगा, बराबर है। जो हमने लेट आउट प्रॉपर्टी बाय की है, हमको उसके लिए फाइनेंस कॉस्ट एज अ डिडक्शन मिलेगा। लेकिन वो एज अ डिडक्शन ऐसे नहीं मिलेगा कि हमारा इतना इनकम हुआ है तो हम इतना एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, बात खत्म। वैसे नहीं मिलेगा। हमको इनकम पहले पूरा का पूरा शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर नीचे जाके टैक्स पेएबल निकालना पड़ेगा। वो टैक्स पेएबल निकालने के बाद हमको फाइनेंस कॉस्ट को सिर्फ और सिर्फ 20% से ही करना है मल्टीप्लाई। वी कैनॉट डू इट बाय 40%, वी कैनॉट डू इट बाय 45%, वी हैव टू डू इट बाय ओनली एंड ओनली 20%। वी Okay. डू नॉट हैव अ चॉइस। क्या क्या बोला? Okay. ओके, ये हो गया। द बेसिक रेट रिस्ट्रिक्शन अप्लाई, ठीक है, जाने दे। हाँ, these special rules apply to loans to acquire, improve, or repair a residential let-out property, and also loans to acquire equipment or assets used for the residential letting business. These special rules apply to loans to acquire, improve, or repair a residential let-out property. Yeah, let property. And also loans to acquire equipment for residential letting business.
मतलब वो रेंटल जो हमने पहले पढ़ा था वो, एयरबीएनबी टाइप। द फाइनेंस Yes. कॉस्ट रिस्ट्रिक्टेड इंक्लूड इंटरेस्ट पेएबल एज वेल एज इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द फाइनेंस। जैसे कि पता है, मतलब एक तो बैंक चार्जेस होते हैं, वो एक है बैंक फीस, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक चार्जेस होते हैं, बेसिकली जो मिडिल मैन रहते हैं ना, उनको अगर हमने पैसे दिए रहेंगे उनके सर्विसेज के लिए वगैरह वैसा। Now, note that these rules do not apply to companies or qualifying furnished holiday accommodation, and that interest related to non-residential property such as the leased office or warehouse is still fully deductible from rental income as an expense of letting business. फुल डिडक्टेबल रेंटल, तो ये लीज्ड वगैरह के लिए चलता है, रेंटल प्रॉपर्टी वगैरह चलता है, लेकिन क्वालिफाइंग फर्निश्ड हॉलिडे अकोमोडेशन ये तो हमने पढ़ा था, मतलब विलाज वगैरह या कंपनीज बेसिकली को कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना। नाउ वी विल डू दिस सम इलस्ट्रेशन 2। पढ़ एक बार। Adam owns a residential property that he lets out. During the tax year 23-24, he received rent of £15,000 and paid the following expenses: agent fees, insurance, gardener's cost, interest cost on loan to acquire property. During the tax 23-24, Adam also has trading income of £42,000 and back interest income of £800. Calculate Adam's income liability after leaves for the tax year 23-24. ओके। एजेंट फी कंसिडर कर सकते हैं, हम्म इंश्योरेंस भी, गार्डनर्स कॉस्ट भी, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी, वो भी कर सकते हैं ना। हम्म। लेकिन हमने अभी पढ़ा था पता है, कि वो जो इंटरेस्ट है उसको हमको 20% से ही मल्टीप्लाई करना है। राइट। तो वो हमें सबसे लास्ट में करना है, अभी कुछ नहीं करना, अभी तो एनएसआई। तो टोटल इनकम इज 42,000 प्लस 15,000 एंड बैंक इंटरेस्ट 800 है। एक सेकंड रुक जा, हाँ। तो क्या बोल रही, ट्रेडिंग इनकम बराबर, हाँ, ट्रेडिंग इनकम कितना है, फोर्टी टू 42,000। थाउजेंड एंड और क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हम्म इनकम कितना है? हम्म। रेंट लाइक 15,000 मिल रहा है ना। व्हाट 15,000 बट पर एनम, हाँ ईयर ना, ड्यूरिंग पर एनम। टैक्स। पर एनम ठीक है, पर एनम। और बैंक इंटरेस्ट 800। बट देन प्रॉपर्टी इनकम में से हमें माइनस करना पड़ेगा ना। यस 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 यस, मैं वहां पे आ रहा हूँ, एक सेकंड ना। प्रॉपर्टी इनकम पहले कितना है, 15,000। या हम्म। अब उसके बाद क्या हो रहा है। हम्म। एजेंट फीस माइनस करेंगे। ओके, बराबर, एंड इंश्योरेंस भी, इंश्योरेंस। हाँ। गार्डनर फीस भी। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं बोला है ना कि ये मैंने खुद के लिए इतना किया था, बाकी का महीनों के लिए मैंने रेंट पे दिया था, ऐसा कुछ नहीं ना। नहीं। अमाउंट बोलना, एजेंट फीस माइनस 1,000, उसके बाद। 1,500 हम्म। एंड माइनस 1,300। ओके। हम्म। ओके, फाइन। सो नाउ
सबसे पहले पर्सनल अलाउंस माइनस होगा इसमें से। हाँ, एनएसआई में से, नॉन सेविंग इनकम में से। ये बात ठीक है ना, तो ये हो गया अभी। हाँ। नाउ वी हैव टू कैटेगराइज इट, नो। या इनकम टैक्स। हाँ, 0:177,700। नाउ इसको मैं ऐसे स्लैब रेट्स में ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे 377012125 हम्म। 140 ना। या। ओके, 125 140 एंड अबाउ। इसका स्ट्रेंथ है 37700, ब्रैकेट ओपन। अभी कितना है? टू नाइन थ्री 40 जीरो 630। परफेक्ट। 20%, 40%, 45% की जरूरत तो वैसे पड़ने वाली है नहीं, बट स्टिल। अभी इफ यू रिमेम्बर, अगर हम लोग, अभी ये हम लोग हायर कैटेगरी में आ रहे हैं, बराबर है। तो हम लोग को 500 रुपए का वो लोग ये दे देते हैं सेविंग्स में, बराबर ना, सेविंग्स बैंडविड्थ में, राइट। या। सो 500 इज फ्री, सो बचा कितना? ऊपर का 300। तो दिस इज 8832। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक सेकेंड, वापस बोल। व्हाट आई एम सेइंग है, तुझे याद है अपन ने जब कल किया था, दे या हैड सेड पाँच कि सौ का यू गेट यहाँ पे डिस्काउंट, हाँ। 1000, यहाँ पे 500 और यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा रहता है ना। हाँ। या। अभी वी विल गो डाउन, वी विल, नाउ वी हैव टू डू दैट। इंटरेस्ट लेस फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ, बराबर। हम्म। कितना है फाइनेंस कॉस्ट पे रिलीफ? 20% ही मिलता है, नो मैटर वॉट। या। दिस माइनस दिस, 7332 should be the total tax payable। ठीक है। छोटा ही है वैसे चैप्टर, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो चैप्टर नंबर 4 ही देख रहा हूँ ना मैं, नहीं सॉरी, ये इलस्ट्रेशन ही है। ओके, नीचे है। 7332, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। that's how they calculated working ये प्रॉपर्टी इनकम ऑल्सो। अभी आता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा यहाँ से ट्रिकी होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर under the cash basis, there is generally no distinction between capital and revenue expenditure in respect of plant and machinery and equipment for tax purposes. Expenditure on plant and machinery, except cars used in the property business, such as tools used for maintenance of the property or office equipment used in running the business, is an allowable deduction। तो मैं ऐसे बोला था कि यहाँ पे ये लोग ने बोला है कि प्रॉपर्टी बिजनेस वगैरह इन सब चीजों के लिए आपको रिडक्शन मिल सकते हैं, लेकिन उन मशीनरी पे नहीं मिलेगा जो जैसे हमने अगर कार्स वगैरह ली हुई है। तो कार्स का तो वैसे कुछ ऑफिस के मतलब मतलब मामले में कुछ काम ही नहीं है ना, ऐसा, बराबर है ना। लेकिन या। अगर हमने मशीनरी ली हुई है या हमने कोई ऐसा ऑफिस का इक्विपमेंट लिया हुआ है इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस, तो उसके ऊपर हम लोग को मतलब इसके डिडक्शन या एक तरीके से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ, however,
This general rule does not apply to cars, assets provided for the use in residential property. जहां पे मैं रहता हूं वहां पे फर्नीचर, टीवी, ये सब चीजें। हम्म। बट सी रिप्लेसमेंट डोमेस्टिक इट्स आइटम्स रिलीव बिलो, तो ये हमारे नहीं आते। पहली बात तो ये दोनों चीजें नहीं आती। अभी इन्होंने क्या बोला नीचे देखने को, रिप्लेसमेंट डोमेस्टिक आइटम रिलीफ, ये क्या है वो देखो। In addition, capital expenditure on land and building is not allowable deduction with the exception of some non-residential properties. In हम्म। certain circumstances, non-residential buildings, which is not land, may be eligible for structures and building allowances. अभी ये सब क्या रहता है कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, यानी कि जो कुछ लोग का पता है धंधा ही मतलब ब्रोकिंग में वगैरह ऐसा होता है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी सेल करते हैं, राइट। राइट। राइट, सो व्हेन यू आर सेलिंग अ प्रॉपर्टी इज सच, तो उस टाइप पे अगर आप कोई खर्चा इनकर कर रहे हो, मतलब बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग बनाने के ऊपर, तो वो थोड़ी आपको एज ए मतलब वो क्या बोलते हैं रिडक्शन जैसा कंसिडर किया जाएगा, है ना। क्या हम्म। धंधा ही वो है ऐसा। Now, as capital expenditure on land and buildings is generally not allowed, the capital expenditure on land and buildings is generally not allowed. It is important to distinguish between improvements, that is capital expenditure, and repairs, which is revenue expenditure. Improvements और repairs में क्या फर्क है कि this is revenue expenditure. This expenditure is still allowed. ये क्यों अलाउड है? बिकॉज एसिड ब्रेक हो गया था या एसिड चल नहीं रहा था, उस हिसाब से ये लोग ने रिपेयर किया। अभी प्रॉपर्टी का इनकम, अभी ये चैप्टर क्या प्रॉपर्टी इनकम, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि अरे बिल्डिंग मतलब वो शायद शायद दीवार टूट गई थी या फैन की सीलिंग शायद खराब हो गई थी, लीक हो रही थी, तो उस टाइम पे अगर हम कोई रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे वो मतलब हमारी नेसेसिटी है कि वी हैव टू रिपेयर, वरना उसके बिना काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम कोई पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम हमारी प्रॉपर्टी और मतलब ऐसी वो ब्यूटीफुल दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, तो वो एज अ एब्सोल्यूट मतलब वो नेसेसिटी नहीं है, इट इज जस्ट अ लग्जरी कि बस मैं चाहता हूँ कि मेरा घर सुंदर दिखे, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, सो दैट इज नॉट अलाउेबल एज अ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिपेयर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। Caution is required where an item is in need of repair. Repair means the restoration of an asset by replacing subsidiary parts of the whole asset. For example, replacing roof tiles blown off in a storm. If significant improvements are needed to the asset beyond its original condition, this will be regarded as capital expenditure. For example, taking off the roof and building another story. तो ये टाइम पे कैसा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी अभी मैं इन्हीं का एग्जाम्पल लेता हूँ कि तू की तेरा छप्पर जो था वो निकल गया स्टॉर्म के अंदर, योर रूफ इज गॉन। सो नाउ व्हाट यू डिड, अरे ये रूफ निकल गया तो मैं इससे बेटर क्वालिटी की, बेटर सेक्सी ऐसी मतलब वो रूफ लेती हूँ। सो अगर तू ऐसा कुछ करती है, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इम्प्रूवमेंट, तो उस टाइम पे उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर किया जाएगा। तेरा जो नॉर्मल रूफ उड़ गया था ना, तो तू ऐसा नॉर्मल रूफ ही लेगी इन ऑर्डर टू गेन द कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउंस। ठीक है, सॉरी, इन ऑर्डर टू गेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउंस, ऐसा। नाउ cars, capital allowances are available on the capital cost of the cars, see chapter 8। तो ये सही से कैपिटल अलाउंसेस में आएंगी मोस्टली, अभी करने की जरूरत नहीं। ऑल्टरनेटिवली HMRC, विच इज हर मैजेस्टीज रेवेन्यूज एंड कस्टम्स, हिज मैजेस्टी रहता है कि हर मैजेस्टी रहता है? आई थिंक इट्स हर। हाँ। इसका फुल फॉर्म पता है HMRC का? इट इज नो। हिज मैजेस्टी और हर मैजेस्टी, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, वो बाद में चेक करते हैं। अप्रूव्ड माइलेज अलाउंसेस कैन बी क्लेम्ड इंस्टेड ऑफ कैपिटल अलाउंसेस एंड एक्चुअल मोटरिंग कॉस्ट। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये चीज आगे चल के चैप्टर नंबर 7 और 8 में आने ही वाली है। उस टाइम पे एकदम डिटेल में करेंगे, अभी करने की जरूरत है। हाँ देखो, 5 और 7 वही, Majesty Revenue and Customs. हर मैजेस्टी ना, वही वही। हम्म।
सी, ये मैं बोला था पता है, वो रिप्लेसमेंट का देख, अभी इधर वो चीज आ जाएगी। एज स्टेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट्स प्रोवाइडेड फॉर द यूज इन द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, टीवी, इज नॉट अलाउेबल। इन एडिशन कैपिटल अलाउंसेस आर आल्सो नॉट अवेलेबल। Correct. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी चीज बोलो अलाउ नहीं करते। हाउएवर फर्निश्ड रेसिडेंशियल लेटिंग्स, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी, a special relief, that is replacement domestic items relief, also referred to as a replacement furniture relief, is available। रिप्लेसिंग के लिए लेटिंग आउट प्रॉपर्टी में हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। वो रिलीफ कैसे आता है वो देख। द द रिलीफ अलाउज अ डिडक्शन for the replacement. A relief allows a deduction for the replacement that is not the original acquisition of the domestic items provided by the landlord। ठीक है। ये कैसे रहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे समझ ले कि अगर मैं किसी चीज के मतलब वो जगह का लैंडलॉर्ड हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे पहले मैं रहा करता था, ठीक है। नाउ अब जब मैं ये चीज लेट आउट कर रहा हूँ, सो मेरे टेनेंट को इतने खराब क्वालिटी का टीवी नहीं मिलना चाहिए। मैं अच्छे क्वालिटी का टीवी लेके आता हूँ। मैं भले ही उसके लिए रेंट ज्यादा चार्ज करूंगा, लेकिन मैं अच्छी क्वालिटी की चीजें लेके आऊंगा, इन टर्म्स ऑफ टीवी, फ्रिज, whatever। So in such scenarios where you are replacing the old furniture with the new furniture with the intention कि मैं ये चीज अभी लेट आउट करने वाला हूँ, उन सिनेरियोज में ये वाला डिडक्शन अलाउड होता है, द अलाउेबल डिडक्शन। लेकिन उस चीज का एक फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूला मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। ये फॉर्मूला और कॉम्प्लेक्स हो जाता है नीचे जा जाके। रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेस एनी प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द ओरिजिनल आइटम। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि हमें कितना कॉस्ट लग रहा है खर्चा करने के लिए, और हमें पहले वाला मतलब जो प्रोडक्ट था ना वो हमको बेचना पड़ेगा उस चीज के लिए। एनी प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द ओरिजिनल आइटम, ठीक है, हमें उतना ही एज अ डिडक्शन अलाउेबल है। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल फॉर दिस? कितना डिडक्शन अवेलेबल है, अलाउड है? वो फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया। या। रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेस हम्म। प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द ओरिजिनल आइटम। व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? मेरा नया टीवी एक पर्टिकुलर अमाउंट या का है, बराबर। डिस्पोजल ऑफ द ओरिजिनल या। टीवी, तो So एक like अगर एग्जांपल दे तू। पुराना वाला is for like $100, then the other needs to be like near like 120, हम्म 150, something like that. हम्म हम्म So like if you're buying like अगर तुम्हारे पास एक पुराना टीवी है but then it is like uh $80 but then you're buying one for like $500, then that's not okay. हम्म राइट राइट। तो ये चीज अभी आगे 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 जाते टाइम वो थोड़ी 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 कॉम्प्लेक्स होते जाएगी। ये देख, नेक्स्ट लाइन देख। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अलाउड इज लिमिटेड टू द कॉस्ट ऑफ अ सिमिलर आइटम। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये वाला फ्रिज मेरे टाइम पे 2 लाख का बाय किया था, तो अभी मतलब अभी वो चीज का प्राइस हो गया 2,50,000, तो अब मेरे को 2 लाख ही मिलेगा, नहीं। अभी उसी फ्रिज का, उसी मॉडल का, उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट 2,50,000 का हो गया, तो ठीक है, 2,50,000 का मिल सकता है क्लेम, विच इज फाइन, बिकॉज यू डिड नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और यू डिडंट चेंज द ब्रांड, यू डिडंट चेंज द मॉडल ऑल्सो, सो इट्स फाइन। वो तो कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया, वो चलता है। लेकिन अगर तूने वो सोचा कि नहीं, मैं एलजी का पहले यूज करी थी, अब मैं कोई और कंपनी का, सैमसंग का यूज करूंगी, प्राइस बढ़ गया, क्वालिटी ब्रांड वगैरह से बढ़ गया, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ ऐसा वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं मिलता है, कुछ डिडक्शन नहीं मिलता है ऐसा, excluding any improvements but allowing for the modern equivalent. For example, if a washing machine is replaced with a washer dryer, ये देख, if a washing machine is replaced with a washer dryer, only the cost of replacement washing machine would qualify for relief। तो तुम्हें वॉशिंग मशीन या अगर 40,000 का है, और वॉशर ड्रायर अगर सपोज 80,000 का है, तो भी तेरे को एक्चुअल में 40,000 ही मिलेगा एज ए डिडक्शन। ये तो ये लोग बोलने के लिए बोल रहे हैं 40,000 मिलेगा एज डिडक्शन,
बट इफ यू गेट कॉट कि तूने 80,000 का तूने एज अ डिडक्शन लिया हुआ था पहले, इफ यू गेट कॉट तो देखो कुछ नहीं मिलता, फिर वो लोग सब कुछ छीन लेते हैं। बट इनिशियली दे अलाउ यू कि थोड़ा सा मतलब बेसिक प्राइस पे वो लोग खरीदने देते हैं ऐसा। ठीक है। नाउ domestic items are those acquired for domestic use. For example, furniture, furnishings, household appliances, including white goods, carpets, curtains, and kitchenware. However, fixtures, that is, any plant and machinery that is fixed to a dwelling, including boilers and radiators, are specifically excluded. Fixtures में उन्होंने क्या बोला है? Yeah. Any plant and machinery fixed to a dwelling, including boilers, radiators, are specifically excluded. In simple terms में अगर बताऊं तो छोटे मोटे हाउस अप्लायंसेस फर्नीचर वगैरह चलते हैं, चेयर टेबल वगैरह। लेकिन जो एकदम ही ऐसे मतलब वो लग्जरी आइटम्स रहते हैं ना कि मतलब व्हाई डू यू नीड अ माइक्रोवेव? तेरा काम एक्चुअली ओवन में भी हो सकता है पर तुझे माइक्रोवेव चाहिए, तो इट्स लाइक अ लग्जरी आइटम दैट यूर मतलब बाइंग। चिमनी हो बराबर। गया वैसे, ऐसा अलग अलग चीजें आती है फिर उसमें। ठीक है। चलो गो अहेड नाउ, बोलते हैं इलस्ट्रेशन 3। पढ़ इलस्ट्रेशन 3। Um, Amal owns a cottage that she lets out furnished at an annual rent of 3,600 pounds, payable monthly in advance. She हम्म incurred the following expenditure: May 23, replacement bedroom curtains, 150 pounds. May 23, replacement of one broken kitchen unit in fitted kitchen with a unit of similar standard, 275. June 23, insurance for a year from 5th July 23, 480 pounds. In November 23, dishwasher. May 24, redecoration. Okay. हम्म। आगे। The tenant had vacate the property during June 23 without having paid the rent due for June. Amal was unable to trace the defaulting tenant but managed to let the property to new tenants from 1st July 23. The new tenants paid a security deposit of 800 pounds to Amal on 1st July 23. The old bedroom curtains had no disposal value. A dishwasher had not previously been provided in the property. हम्म Amal drove हम्म 120 miles in her car in relation to property business during tax 23-24. Amal claims HMRC's approved mileage allowances. Calculate the property income for the tax year 23-24. तो इसको छोड़ के, इस चीज को छोड़ के हम लोग बाकी का क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज ये चीज हमने अब तक की नहीं है और वो आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर होने वाली है, इसलिए मैं अभी Hmm. कवर करना भी नहीं चाहता। तो सबसे पहली Okay. बात तो बेस्ट डिडक्शंस अपन करना चालू कर देते हैं 6 अप्रैल 23 Hmm. से 5 अप्रैल 24। ठीक है। बताओ क्या क्या आना चाहिए इस कायदे के हिसाब से, क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या Annual नहीं आना rent, चाहिए। annual rent आना चाहिए 3,600. बट देन उसको टेनेंट लास्ट मंथ का पैसा नहीं देता है तो ठीक है. तो 3,600 divided by 12 is how much? टेल मी। एक सेकेंड. प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर फॉर दिस। 300. यस। आउच. और फिर एक्सपेंसेस हमारे कितने होते हैं मंथ में? रिप्लेसमेंट बेडरूम कर्टन्स 150, फिर 275, 480 इंश्योरेंस का, और 380 का डिशवॉशर नया है शायद. ठीक है मैं क्या बोलता हूँ, रुक जा। तो तेरा टोटल रेंटल इनकम तुझे पूरे साल में कितना रिसीव हुआ? 3,300. वेरी गुड, परफेक्ट, 3,300। ये आना चाहिए कायदे के हिसाब से, ये चारों आने चाहिए फर्स्ट फर्स्ट रूल के हिसाब से कि पीरियड इतना है तो ये नहीं आएगा, बराबर डिशवॉश है।
या हाँ बट रुक डिश जा वॉशर भी रुक नहीं जा। आएगा। हाँ रुक जा रुक जा, मैं बोल रहा हूँ इस की पीरियड के हिसाब से या ओके ये राइट। नहीं आएगा। अब आगे चल के हाँ अपन ने वो टेनेंट का एडजस्टमेंट किया, नाइस, गुड। अभी दे हैव सेड कि न्यू टेनेंट्स पेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 800, व्हाट डू यू थिंक, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए रेंटल इनकम में? नहीं, बिकॉज वो अगले साल का पेमेंट है। नहीं, नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। वो नहीं आना हम्म। चाहिए ये बिल्कुल सही है। रीजन ये है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना, वो इट इज या। लाइक कि, तो तन्वी मेरे पास रहने के लिए बोली, मेरे को 12 महीने के लिए चाहिए हम्म। ये घर रहने के लिए। अब हम्म। तू तो ये भी कर सकती है ना कि यू विल स्टे फॉर 1 मंथ एंड देन लीव इन द, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो मिडल ऑफ द नाइट, यू कैन डू दैट। हम्म। सो व्हाट दीज मतलब वो पीपल डू, हाँ। landlords do, they take हम्म। security deposit हम्म। that you that इतना तेरा पैसा हमारे पास है, सिक्योरिटी है, इवन इफ यू लीव दिस मच मनी वी हैव, ऐसा। राइट। ओके, सो यू विल हाँ। नॉट बी एबल टू लीव ओनली, ऐसा एक तरीके से। बट वंस योर टेनेंट पीरियड इज ओवर, तूने उसको बोला कि सर मेरा 7 महीने में काम हो गया, 7 महीने में सारे रेंट वेंट सब दिया था, मतलब आई बीन अ गुड टेनेंट, तो वो क्या करेगा 7 महीने बाद, वेन द द डे यू आर लीविंग हिज हाउस, ही विल पे यू द सिक्योरिटी डिपॉजिट बैक। या। सो दिस इज नॉट योर इनकम बेसिकली, दिस इज जस्ट एज पैसे गिरवी रखे हुए हैं, ये एक तरीके से रखे हुए हैं, ऐसा, ठीक है? हम्म। तो ये नहीं आएगा। अब आता है ओल्ड बेडरूम कर्टन्स हैड नो डिस्पोजल वैल्यू, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, गुड टू गो। आगे, डिश वॉशर हैड नॉट प्रीवियसली बीन प्रोवाइड इन द प्रॉपर्टी। अब बोल, तू क्या बोल रही थी? कि बिकॉज पहले नहीं था तो फिर यू कैनॉट लाइक क्लेम लाइक डिस्काउंट फॉर हम्म, दैट। बराबर, परफेक्ट, नाइस। तो ये भी नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं है, वो एक्सपेंस है। ओह या। तो ये देख, सारे कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ये एक जो हम्म। चीज है ना, ये इन्होंने अभी यहाँ पे की हुई है, जो हमने अब तक की नहीं है, बट वो आगे चल के आने वाली है। ये एक्चुअली बेसिकली कुछ है नहीं ऐसे ज्यादा, कुछ फाड़ू का कैलकुलेशन नहीं है। ये वही रहता है कि अगर तूने गाड़ी 10,000 माइल्स से नीचे चलाई है, तो तेरे को हम्म। जितने भी तूने माइल्स मतलब वो चलाई है ना, तो इसका तेरे को 0.45 पाउंड ऐसे फ्री में मिलेगा। पेनीज होते हैं हाँ। या पता नहीं क्या बोलते हैं। एंड अगर तुमने मतलब वो 10,000 माइल्स के ऊपर चले तो इंटू 25 पेनीज ये मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा, ठीक है ना? राइट। बस वही है, और कुछ नहीं है। ये करें, यू वन। चले I don't mind. चल, Eastleigh acquired two residential properties on 1st of June 2023 that were first let out on 1st of July 23। तो कितने महीनों के लिए? पहले तो नहीं होगा, 3 पहले महीनों के लिए कुछ नहीं होगा, बराबर है? तो द फर्स्ट 3 मंथ्स इट विल बी शिट, राइट? हम्म। अभी प्रॉपर्टी ए इज अ लेट अनफर्निश्ड फॉर अर एनुअल रेंट ऑफ 4,000 पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। पहले तेरे क्वार्टर्स फिक्स कर ले, वो व्हाट आर योर हाँ। क्वार्टर्स, बता। फर्स्ट जुलाई राइट, तो फिर अप्रैल जुलाई। 1st of April, 1st of July, या अक्टूबर 1st of October, एंड जनवरी। 1st of January। अभी देख, एक्चुअली पता है मैंने क्या बोला, कि पहले 3 महीनों के लिए तो चल कुछ भी नहीं है, इट इज शिट, लेकिन ये पेएबल इन एडवांस है, देखा? हम्म। तो अगले साल का जो 1st of April है, मतलब जो हम्म। 1st of April है, जो अगले सालों का जो क्वार्टर है, उसके लिए तेरे को अभी से पेमेंट मिलने वाला है, बराबर है? हम्म। तो ये तेरे को पूरा पूरा का पूरा 4,000 मिलने वाला है एज एनुअल रेंट, बराबर? हम्म। बस, नाइस। बट इट्स पेबल क्वार्टरली इन एडवांस ना। बराबर, क्वार्टरली इन एडवांस। तो तेरे को पहला लाइक पेमेंट कब मिलने वाला है? लाइक व्हाट, कुछ कुछ। नहीं, एक सेकंड।
They acquired two residential properties on 1st June 23, which were first let on 1st July 23. ठीक है. The property is let unfurnished for an annual rent of £4,000 payable quarterly in advance. Eastlay incurred the following expenditure. Okay, ठीक है. डाउट है कुछ? तो नहीं, ठीक है. ओके, रीड रीड आगे पढ़। 2623 repairs for roof 1600, 29,600 interest on loan रुक जाना 420. पहले। ये ऐसा Okay, समय ना, ये इसमें एक एक करके ही जाना है, देखना छोटू सा ही समय ऐसा। तो okay. एक पहले पहले वाला क्या करना है, कंसिडर Rent करना है कि received नहीं करना है? 4,000 पहले. वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद लेस करेंगे 1600 रूफ हम्म रिपेयर्स के. हम्म। फिर माइनस, नहीं, एक्सटीरियर नहीं, इंटरेस्ट पे 20% देना पड़ेगा ना. वेरी गुड, तो वो एकदम लास्ट में आएगा, ठीक है। 20% का एकदम लास्ट में आएगा, वेल डन, नाइस। एंड रीपेंटिंग एक्सटीरियर उसको भी विल माइनस. रीपेंटिंग एक्सटीरियर को माइनस, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है कि रीपेंटिंग क्यों करना पड़ रहा है, कि जरूरत है क्या है, कुछ बोला नहीं गया है, तो फिलहाल माइनस कर लेते हैं। वरना वरना पता है ना, हम कैसे करते थे कि अरे रीपेंटिंग है तो क्या जरूरत है, ये सब वो सब। दैट ऑल वी यूज्ड टू डू कि ये हमारी लग्जरी है कि हाँ हम लोग रीपेंट कर रहे हैं वगैरह ऐसा। बट यहाँ पे ऐसा राइट. कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया है, एंड इट इज एक्सटीरियर एंड नॉट द इंटीरियर, सो इट सीम्स दैट एक्सटीरियर की बात हुई है आफ्टर, मतलब वो स्टॉर्म, रूफ फॉलोइंग अ स्टॉर्म एंड ऑल। तो आई थिंक ये वाला एक्सपेंस क्लेम करना चाहिए, ठीक है। हम्म. ओके. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी बी का पढ़। Property B is let furnished for an annual rent of £5,000 payable quarterly in arrears. रुक जा, The tenant, क्वार्टरली इन अरियर्स मतलब अब तेरे क्वार्टर्स क्या होंगे? uh, October, Jan, April. नहीं, एक सेकेंड. नो, आई आराम से पढ़ पढ़। The tenant were late in paying the amount due on 31st March 2024. That was not received until 15th April 2024. Oh, okay. तो फिर like they still owe us money end में. पहले तेरे क्वार्टर्स क्या है, पहले वो डिसाइड करना, क्वार्टर्स क्या है। सेम ही हो गए. जुलाई, अक्टूबर, जन, अप्रैल. सीरियसली, नो. ये देख, पहले उन्होंने क्या दिया था, पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, और अब तुझे क्या दिया है, पेबल Oh, क्वार्टरली इन wait. अरियर्स। 31st. 31st ऑफ व्हाट यार? 31st of. एक सेकंड. क्वार्टर कितने महीनों का होता है? 3. बराबर है। व्हाट इज योर फर्स्ट हाँ. क्वार्टर ऑफ द मंथ? ओ, जुलाई. नहीं नहीं, सॉरी. ठीक है, हाँ बता बता, पहला एक्चुअली अप्रैल है, बता। जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. ठीक ओके. है, अक्टूबर 31st. जुलाई 30 नहीं. 2 मिनट रुकेगी, हाँ. सांस ले, सांस ले। मैं बोल रहा हूँ, सितंबर 31st. एक्चुअली क्वार्टर्स अप्रैल से चालू होते हैं, अप्रैल ओके. से ही चालू होते हैं। अब मुझे बता, तेरे क्वार्टर्स क्या होंगे? फर्स्ट अप्रैल. ओके, just tell me the answer. Don't व्हाट आर tell द me. 3 months इन द फर्स्ट क्वार्टर? अप्रैल, मई, हाँ जून. हाँ, अप्रैल मई जून. जून। नाउ दे आर जून थर्टी. सेइंग पहले केस में इन एडवांस, सो यू रोट 1st of April, गुड। हम्म. नाउ दे आर सेइंग payable in Okay. arrears, so what will be the date?
Oh, 31st June. 31 जून नहीं होता है, 30 जून होता है, ठीक है। Okay. नाउ नेक्स्ट क्वार्टर। Give me a second. Okay. 31st June, July, August, September. व्हाट? 31st 30th of September। आगे। December. एंड। March 31st. ठीक है। ठीक है। कूल। Can you pause the recording for a minute? हाँ चालेल। नाउ टेल मी, Hmm. एक्चुअली कितने महीनों का रेंटल इनकम रिसीव होना चाहिए यहाँ पे? सॉरी, कितने बारह से क्वार्टर्स का? पंद्रह कितने क्वार्टर्स का? हाँ सॉरी सॉरी, कितने क्वार्टर्स का? 4 क्वार्टर्स का, All. ठीक है, मैं बता देता हूँ, चार Yeah. क्वार्टर्स का रिसीव होना चाहिए। ये लोग ने क्या Hmm. बोला है, 31 मार्च 24 का लेट हो गए ये लोग पे करने में। तो Sorry, extent. Yeah. हाँ, ये लोग लेट ठीक हो हो गए 31 मार्च का पे गया। करने में, तो ये नहीं Yeah. आएगा। बराबर है। बोलो। हाँ, तो ये yes. तो गया। अब बचे कौन से क्वार्टर्स? 3 क्वार्टर, तो एक्चुअली 3 क्वार्टर्स का आना चाहिए। Yeah. बट इन्होंने ऊपर क्या बोला है, ईस्टले एक्वायर्ड 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज ऑन 1st of June 2024 एंड दे वर Hmm. फर्स्ट लेट आउट ऑन 1st of July 2023। 23. अगर हमने Right. 1st of July 2023 से ही रेंट पे चढ़ाना चालू किया है, तो हमें Hmm. 30th जून का मिलना ही नहीं चाहिए। Right. तो अब बचे कितने महीने? 2 क्वार्टर सोचे। दो, हाँ सॉरी, बराबर, महीने गलती से बोल रहा हूं मैं, 2 क्वार्टर्स। 2 क्वार्टर्स बचे। तो अभी ये जो एनुअल रेंट ऑफ 5,000 है, ये 2/4 होना चाहिए। Right. तो वो 2/4 हमें करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वॉट आर द एक्सपेंसेस दैट वी कैन क्लेम? बताओ, कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हम क्लेम कर सकते हैं? 4, 6, 23, 40 pounds per 5, 6, 23 इंश्योरेंस का बाद में 20%। फिर नहीं, ओए क्यों? इंश्योरेंस का क्यों 20%? नहीं, एक सेकेंड, फिर पहले किसका था? देख पहले किसका था। ओ, इंटरेस्ट कम था। ओके। हाँ। तो 585 हम्म। पूरा। एंड देन कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, बिकॉज दीज आर न्यू, तो फिर हम कंसिडर नहीं कर सकते एक्सपेंसिव। हाँ, इसको न्यू ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है कि ये ओल्ड फर्नीचर था, आप हमने हमने रिप्लेस किया, तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है, इसलिए न्यू कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है। या तो 2500 माइनस 585 माइनस 40 इज हाँ, लाइक। तो वो आगे के सारे कैलकुलेशंस होते जाएंगे वैसे ही, ठीक है ना। इजी नाउ। नाउ एक्रूअल बेसिस, ये जरा तू पढ़, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम योर। Property income accrual basis. An individual or partnership may opt to use accrual basis, and it must be used if property income receipts exceed 150,000 pounds. However, in the examination, it should only be used if the question specifies to do so. Under the accrual basis, the main difference is that rental income and related expenses are assessable, deductible on an accrual basis,
that is the rent receivable and the expenses payable in respect of the tax year. तो एक मिनट रुक जा, पहले ये तेरे को पहला लाइन तेरे को समझा गया? फर्स्ट लाइन। एक सेकेंड। या ओके, समझा तेरे को? ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि 1,50,000 के अगर ऊपर होगा तो ही एक्यूरेट बेसिस पे करना चलता है। ठीक है, एक्यूरेट बेसिस मतलब पता है ना? 7/12, 5/12, 3/12 वैसा। सो ये सब मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिकली करना। ठीक है, ये सब चीजें चलती हैं अगर पार्टनरशिप और इंडिविजुअल फर्म्स में, जहाँ पे इनकम रिसीव्ड एक्सीड्स 1,50,000। ठीक है, एंड डू डीलेइंग वगैरह वैसा सब। तो ये इन्होंने बोला सॉरी है फॉर दैट। रेंट रिसीव। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। देन एक्सपेंसेस पेएबल वगैरह को भी हम लोग मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है ना? Yeah. पढ़, आगे पढ़। If a tenant leaves without paying outstanding rent under the cash basis, the outstanding amount is never taxed. Under the accruals basis, the amount receivable is taxed, but the outstanding amount owed can be deducted as an expense. This irrecoverable debt is referred to as an impairment loss in the examination. बताऊं? Uh, no. The other main difference is that the expenditure on plant and machinery used in a property business, such as tools used for maintenance of the property or office equipment used for running the business, is not an allowable deduction from income. However, capital allowances are available instead. जो टूल्स वगैरह लगते हैं हमें चलाने के लिए, रनिंग द बिजनेस इज नॉट अलाउेबल डिडक्शन फ्रॉम द इनकम। ये चीज जो है, ये जैसे कि अगर मैं प्रॉपर्टी बिजनेस है मेरा, ठीक है, और मैं अगर उसमें टूल्स वगैरह यूज कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं उस कैसे बताऊं मैं अभी, एक मिनट। बिजनेस यूसेज टूल्स मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मैं प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कोई टूल्स वगैरह यूज यूज कर रहा हूँ, मशीनरी वगैरह यूज कर रहा हूँ, और मैं ऑफिस के अंदर मशीनरी वगैरह मतलब मैंने अगर कोई रखी हुई है वगैरह, तो उस चीज का मेरे को एज ए डिडक्शन नहीं मिलता। कई बार क्या हो जाता है कि मेरा बिजनेस, मैंने अगर कोई कोई प्रॉपर्टी समझो रेंट पे दी हुई है किसी को, ठीक है Right. ना, और अगर वो बंदे ने अंदर प्रॉपर्टी के अंदर मशीनरी वगैरह रखी है वगैरह वगैरह, सो दैट एक्सपेंडिचर आई आई वोंट गेट एज अ क्लेम कि भाई ये एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक एक पहली बात तो ये मैंने इनकर नहीं किया है। और अगर Hmm. ये एक्सपेंडिचर ऑफिस इक्विपमेंट का अगर मैंने ही उसको भेजा होता या मेरा ऑलरेडी प्रॉपर्टी इनकम के अंदर होता वगैरह अगर ऐसा होता, तो उसको भी मेरे को एज अ अलाउेबल डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, Right. ऐसा। अभी Okay. आगे। Other rules concerning allowable expenditure, including replacement domestic items, relief, and the restriction of finance costs for residential properties operated the same way as for basis. Yeah, that's all. And then we have illustration हम्म। 4 for property income. एक मिनट। हाँ, मैंने यहाँ पे एक्चुअली ना कुछ ऐसे नोट्स लिखे हुए हैं, मैं पहले वो बोल देता हूँ। एडवांस रेंट रिसीव ऑन 5th of May फॉर मेज मंथ कैन नॉट बी कंसिडर। ये मैंने एक चीज लिखी हुई थी कि अगर मैंने एडवांस में किसी महीने का पेमेंट किया हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव पेड एडवांस अगले साल के 3 महीनों का, सो वो मैं इस साल में कंसिडर कर ही नहीं सकता एज माई रेंटल इनकम। समझा? या अगर मेरे टेनेंट ने मेरे को 3 महीने का पहले से पे करके रखा हुआ है कि सर आप लेके रखो, लैंडलॉर्ड को दे दिया कि भाई 3 महीना 4 महीने का पैसे एडवांस मेरे से लेके रखो, दैट कैन Mhm. नॉट बी क्लेम्ड एज माई इनकम। आई हैव टू क्लेम दैट इन द नेक्स्ट ईयर ओनली, ऐसा। ठीक है, Okay. इलस्ट्रेशन 4 पढ़ो। Uh, Aubrey led for the हम्म। first time on July 23. The rent हम्म। of 5,000
per annum is paid quarterly in advance or prepaid allowable expenses of £200 in December 23 related to the decoration following a burst pipe in November 23 and £400 in May 24 related to repair work which was completed in March 2024. हम्म तो पहले तो Okay. रेंट कितने महीनों का आएगा? Rent, I think July, June, ओके। हम्म 9. हम्म बराबर 9। रेस्ट करेक्ट। तो how much is like, नहीं, फिर क्या? Allowable expense minus करेंगे हम्म 200 हम्म for in December and बराबर 400 in May. बराबर। नाउ इफ यू रिमेम्बर दिस 400 इन मे हम्म related to repair work which was completed in March, ये सेम हम्म टू सेम एग्जाम्पल ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में भी आया था, लेकिन उस टाइम पे हमने कंसिडर नहीं किया था। बराबर है। yeah तो इस केस में क्यों किया है? बिकॉज ऊपर वाले केस में हम लोग कैश बेसिस पे कर रहे थे, विच हाँ वाज जब कैश मिलेगा उसी टाइम पे हमें इनकर करना है, नो मैटर व्हाट। okay लेकिन एक्रूअल बेसिस पे कैसे रहता है? ठीक है, हमारा हम्म 400 है ना, जो हमको मई में मिलने वाला है ना, ठीक है, तो उसको अभी से बुक करके रख दो। जब रिसीव हो जाएगा उस टाइम पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी के अभी अपन पे कर देंगे एक्रूअल बेसिस पे। ऐसा सारे इंडिया की गवर्नमेंट और यूके की गवर्नमेंट यूजुअली एक्रूअल बेसिस पे ही चलती है। ठीक है, कैश okay बेसिस आर वेरी रेयर। ठीक है। नाउ आगे, प्रॉपर्टी बिजनेस लॉसेस। इफ रेंटल इनकम is less than allowable expenditure, a loss arises। ये तो बेसिक चीज है, अगर किसी की भी इनकम अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो लॉस ही अराइज होगा। इफ लैंडलॉर्ड ओन्स मोर देन वन प्रॉपर्टी, द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन ऑल प्रॉपर्टीज आर एग्रीगेटेड। ये पता है ना, अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया था कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख करके वो एग्जाम्पल करके बताया था। ठीक है, कि हम्म अगर दो से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो हम लोग एग्रीगेट करके मतलब उस चीज को नेट ऑफ कर सकते हैं। अभी एनी अनरिलीव्ड लॉस इज कैरीड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली एंड इज ऑफसेट अगेंस्ट द फर्स्ट अवेलेबल फ्यूचर प्रॉफिट। ये सबसे सेक्सी चीज रहती है कि अगर मैंने इस साल में कोई लॉस इनकर किया हुआ है और मैंने अगले साल में कोई प्रॉफिट इनकर किया हुआ है, तो मैं इस साल का लॉस अगले साल के प्रॉफिट के साथ मतलब वो सेट ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है। हम्म और लॉस के ऊपर कभी भी टैक्स पे नहीं होता, यही सेकंड पॉइंट का मतलब है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। एंड देन दे हैव डन दिस कैलकुलेशन, वुड लाइक टू डू दिस कैलकुलेशन एक बार बिना देखे? maybe कर, ट्राई कर। Sheila owns three properties that were rented out for accessible income and allowable expenses for 2 years, to हम्म April 24 were, okay, income 23, 22, 23, 1,400, 450, 3,150, 800, 1,750, 2,550, ठीक है. So I need a paper, I think. ओके, ऐसे ही कर लेना, मेंटली का कैलकुलेशन कर ले। मैं चाहिए तो अच्छा यहाँ ठीक पे है. मार्किंग करते जाता हूँ। ये तेरे पहले साल की, हाँ पे तू ही बता, रुक जा, तू ही बता कैसे करेंगे 1,200 minus 1,850 बराबर। तो पहले is साल का लॉस कितना है? 650. बराबर, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, -650। परफेक्ट, आगे सेकेंड ईयर 450 minus 600. तो कितना है? 150. बराबर,
And 3150 minus 2800, which is 350. 350। सी, तो यहाँ पे तेरे को लॉस लॉस और इनकम हुआ। अब क्या हो जाएगा, तुझे हम्म, इस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है बिल्कुल नहीं, तूने पहले सालों में लॉस इनकर किया था ना, तू उसको सेट ऑफ कर सकती है इस वाले। बराबर। नाउ आई टेल यू दिस बिफोर ओनली, ये आगे आने हम्म, वाले चैप्टर्स में आने वाला है, मैं पहले से बता के रखता हूँ। जो तेरा सबसे पहला साल रहता है ना, हम्म, उसको पहले सेट ऑफ करने कर देने का, काइंड ऑफ लाइक लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप्स की। यूजुअली ऐसे होता है, जो सबसे पहला वाला लॉस होता है उसको जल्दी से इनकर कर हाँ। देने का, ओल्ड वाले को, फ्रेश वाले को सही रखने का, ऐसा। ओके। सेकंड सो सेकंड फोर केस में जो, फिफ्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हाँ, लेकिन नहीं नहीं, लाइक इफ यू यू आर, माइनस 350 माइनस 650। हम्म, नहीं, ठीक से। नो नो, यू आर वेट। एब्सोल्युटली करेक्ट, तुझे बोल रहे बिल्कुल सही है। हाँ। ये तेरे पहले साल के लिए ना, हाँ बराबर बोल रही है तू। एक सेकेंड, 650 प्लस 15। तो हाँ, 450 लॉस में चल चल रहे हैं हम ना। बराबर, टोटल फोर, हाँ बराबर है, 450 हम लोग फिलहाल लॉस में चल रहे हैं। नाउ दे ओके। हैव शोन इट लाइक दिस इन एग्जाम, इन, हम्म। जब आगे चल के चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे तो ऐसे नहीं दिखाना है, इसको ऐसे दिखाना है, फर्स्ट ईयर का 300, सेकेंड ईयर का 150, ऐसे करके दिखाना है, बट हाँ, सेम शिट। आगे, ओके। और नेक्स्ट। फिर ये हो गया ना, अभी नेक्स्ट ईयर 23 24। एट एक्चुअली, हंड्रेड माइनस 100। सॉरी सॉरी, माय बैड, मैंने ना इसको 1 2 3 years कंसिडर किया, डिड यू ऑल्सो कंसिडर दिस एज years? नहीं। ओके, दिस इज एक्चुअली प्रॉपर्टी, मैंने इसको गलती से ईयर की तरह कंसिडर किया, इसलिए मैंने नीचे वही देखा कि इन्होंने नीचे 2023 24 दिया हुआ है ना, वैसा। दिस इज एक्चुअली प्रॉपर्टीज, तो ये टोटल या। प्रॉपर्टी लॉस है। माय बैड। हाँ। आगे, ओके। नेक्स्ट ईयर। 23 24। 800 minus 900 is 100 loss. 1750 minus 950 is 800 profit. हाँ, मतलब 700 पर, मतलब प्रॉफिट एक तरीके से सेट ऑफ करके। हाँ। आगे, और 2550 minus 2700 is 150 loss. तो हम्म, 250 लॉस हो गया। 250 minus 800 is like सो बेसिकली 550। 550 का इनकम, 550 का इनकम। या बट देन लास्ट ईयर हम्म, हमें लॉस हुआ था ना। परफेक्ट परफेक्ट, तो वो हमने सेट ऑफ कर दिया, पहले मैंने जो बोला था उसको भूल जाओ। ये पहले हम्म। साल का ये है कैलकुलेशन, सेकेंड ईयर का ये है कैलकुलेशन। पहले साल में इतना लॉस हुआ था, इसका इनका करके प्रॉपर्टी इनकम 100। तो अभी नेक्स्ट ईयर में खाली 100 रुपए के ऊपर टैक्स भरना है, दैट्स इट। ठीक है। नाउ दिस इज, ओके। नाउ नाउ दिस इज अ ह्यूज एज कैलकुलेशन फॉर द सेम थिंग। ठीक है, ये एक बड़ा सा कैलकुलेशन है। ये भी एक्चुअली एक्चुअली ये अपने को करना चाहिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी, तो मजा आएगा। Illustration 6. For many years, Hikala has owned 6 houses in Upland Avenue that are available for letting. The following details have been provided by the client. Rent received for the year ending 5th of April 2024. ये एनुअल रेंट रहेगा, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। और ये हम्म। उसके प्रॉपर्टीज है, अलग 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 अलग, ठीक है ना। इंश्योरेंस बराबर। पेड ऑन 1st of June 2023 एनुअली इन एडवांस। अब मैं बस ये एक्रूअल है या कैश बेसिस है, वो अपने को फिलहाल इन्होंने बताया नहीं है, शायद दोनों कैलकुलेशन करने होंगे, पता नहीं, देखते हैं। एक सेकेंड। इंश्योरेंस, हाँ ठीक है, टेक योर टाइम। Insurance premiums paid for the year ended 31st of May 23 were 5% lower than the above figures for all properties paid on 1st of June 22। तो ये पिछले साल का है, ये चीज तो पिछले साल की है, ये तो कोई मैटर ही नहीं करती, आई आई डोंट थिंक ये चीज मैटर करती होगी।
ओ, एक मिनट, ये वाली इंफॉर्मेशन इन्होंने कहीं जानबूझ के तो नहीं दी है एक्रूअल बेसिस पे करने के लिए? क्यों, डिड यू गेट इट? इन्होंने क्या किया है? हेलो। या बोलो। सो बेसिकली हमको ये जो कैलकुलेशन है ना, ये हमको कैश एंड एक्रूअल दोनों बेसिस पे दिखाना है, बराबर ओ है? वाह। हम्म। वाह, तो ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा अभी। या इसको नीचे ऐसे लेके जाता हूँ। प्रॉपर्टी नेम बता मेरे को जरा, नंबर्स मतलब। 21, 21। 23, हम्म। 25, हम्म। 38, हम्म। 40, हम्म। 67। 67 एंड। हो गया। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सिंपल कैश बेसिस पे कर लेता हूँ, सो दैट कोई बाद में कोई झंझट ना रहे। रेंटल इनकम मेरे को बता दीजिए। 2080, 2080। 1820, 1820। 1820। 2340, 2340। 1300, 1300। वापस 1300 ओके। एंड 2080। ठीक है, सो 10,920 आया। 10,920 आता है। हम्म। ठीक है, चल। नाउ what they have said, insurance paid on 1st of June 2023 annually in advance. Annually in advance. हम्म। Why they said it like this कि annually in advance, ऐसा उन्होंने क्यों बोला है? ऐसा ऐसा भी तो बोल सकते थे कि दिस इज द इंश्योरेंस पेड, है ना? हम्म। इसका कुछ तो रहेगा इधर। ठीक है, कैश पे मतलब बेसिस ही है तो कर लेते हैं। लेट्स बता कंसिडर दीजिए। कि ये सारे माइनस करने हैं ना, 280, हाँ, 280। 220, हम्म। 340, हम्म। 150, हम्म। 150 वापस, हम्म। एंड 140। हम्म। अब इंश्योरेंस माइनस होगा इसमें से, राइट? हाँ, इंश्योरेंस माइनस करना है, हम्म। बराबर। रुक जा अभी। हकीला हम्म। एम्प्लॉय, अच्छा ये सब अभी आगे चल के कैलकुलेशन आने वाले हैं ना। ये क्या बोला है हम्म। लोग ने? हकीला एम्प्लॉयज अ गार्डनर टू लुक आफ्टर ऑल प्रॉपर्टीज एंड पेज हिम 1,200 अ ईयर, तो ये गार्डनर फीस है हम्म। जो ये ऐसे ही दे देती है। 1,200 जो हम्म। पूरे साल के दे देती है, 1,200, इसका कुछ नहीं है, इसका एक्यूअल बेसिस पे भी सेम ही आएगा। देर, अभी मैं ये वाली लाइन को इग्नोर ही कर रहा हूँ बिकॉज इसका कोई मतलब ही नहीं बनता फिर, है ना? अगर हम्म। ये हम कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो ऐसे। There are also accounting charges for 480 a year. हम्म। Both of these costs are allocated equally to each property. हाँ ठीक है, हम्म। ठीक है, ठीक है। 480 अकाउंटिंग चार्जेस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। नंबर 23 and 40 had new हम्म। tenancies in the year. हम्म। The cost of advertising for the tenants was 50 in respect of 23 and 100 for the case of 40. तो 150। हाँ, मैं सोच रहा हूँ एडवर्टाइजिंग माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? एक्सपेंस हो गया ना। हम्म, बात तो सही है। चलो। और क्या है? The old tenant at number 40 defaulted on rent due before the new tenant moved in.
and rent of 350 included in the above rent receivable figure for the year was never paid. अच्छा, 350 तो क्या नंबर करेंगे वो 40, 350 का? क्या लगता है इंग्लिश पता, पढ़ के क्या लगता है? क्या बोला है रेंट वो, में से तीन सौ माइनस पचास करेंगे। परफेक्ट, वेरी गुड। रेंट। तो हाँ बराबर बोला, क्यों सेकंड टाइम बोलने जा अच्छा। रही है कुछ और? तो 350 यहाँ पे माइनस किया मैंने, ठीक है। अब आगे। Uh, during the year, during the year, Hekla had to replace the carpets in number 40 at the cost of 800, and uh, and replace crockery at number 21 at cost of 100 pound. जस्ट एक सेकेंड, ना सॉरी, मेरे को अभी याद आया, मैंने इतना बैड एस फॉर्मेट बनाया है और मैंने हम्म। वर्किंग घंटे से कुछ नहीं किया है। हम्म, सॉरी। यहाँ पे वो क्या बोल रही है, कुछ रिप्लेसमेंट किया ना उस बंदी ने। हम्म। मैं अभी बड़वी बोलने वाला था। हाँ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 40 इन कारपेट्स माइनस 800, थांबा जरा पाच. दिस एंड दिस, -800 किया, एंड हाँ. क्रॉकरी कितना है, -100। 100. ठीक है, कूल। हम्म. एंड अ रिप्लेसमेंट ऑफ रूफ फॉर नंबर 25 कॉस्ट अनदर 8600। बराबर. वाओ, बहुत ज्यादा हो गया भाई ये तो। नो नो डिस्पोजल डिस प्रोसीड्स वेर, हाँ बोल बोल, पढ़ पढ़, सॉरी। No disposal proceeds were received in any respect of any assets which were replaced. Hekla has loans outstanding on each of the six properties and pays interest of 800 pounds per year on each loan. अच्छा, कितने प्रॉपर्टीज है वैसे हेक्ला के पास? 6 प्रॉपर्टीज ना। सो हाँ. इंटरेस्ट डिडक्शन, बेसिकली ये इंटरेस्ट डिडक्शन में भी आएगा, लेकिन ये फाइनेंस कॉस्ट है ये तो। हम्म. ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट। सो वो कितना है, दैट इज 800 × 6। तो मेरे को यहाँ पे 20% डिडक्शन मिलता जाएगा 960 का, मतलब वो नीचे जाके मिलेगा माइनस करके। ठीक है ना। हम्म. यहाँ पे अभी क्या आएगा, यहाँ पे मेरे को निकालना क्या था, एक्सप्लेन हाउ रिलीफ फॉर प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस कैन बी ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट हिकलास प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस फॉर द ईयर, जो लॉस ही है। सो क्या आएगा यहाँ पे? इधर टोटल. टोटल प्रॉपर्टी लॉस आएगा। तो तो फाइनेंस वाला लॉस कुछ के मतलब ही कुछ नहीं है होगा. फाइनेंस। हाँ बट फिर मैं सोच रहा हूँ कि अभी फाइनेंस कॉस्ट के साथ क्या करूँ, पहले पहले तो माइनस कर देते फाइनेंस कॉस्ट को, अब क्या होगा वो मेरे को नहीं पता। उसका अपने को सोल्यूशन ही नहीं देखना पड़ेगा। हम्म. -2040 -2040 वो बराबर किया अपन ने। उन्होंने फिर बाद में -960 का कुछ किया ही नहीं है, सो दैट दे हैव फॉरगॉटन ओनली। तो जाने ही देते हैं उसको। शायद लॉस है इसलिए नहीं करना है, बेसिकली ऐसा रहेगा। तो ये आ गया कैश या. बेसिस पे, और उन्होंने कैश हाँ. बेसिस पे ही किया है। बराबर. दे आर नॉट डन इट ओनली ऑन एक्रूअल बेसिस, पर वो क्यों? सॉरी. बट लेकिन क्यों ऐसा किया उन्होंने, एक्रूअल बेसिस पे करते हैं ना यूजुअली।
उन्होंने क्या बोला, प्रॉपर्टी इनकम मस्ट बी कैलकुलेटेड यूजिंग कैश बेसिस। अच्छा ओके, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड स्टेट इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि इसको एक्रूअल बेसिस पे करना है करके, तो Hmm. कुछ नहीं करने का, तो कैश बेसिस पे Okay. करने का अपने नॉर्मल, ऐसा। Okay, I just broke something. यू जस्ट ब्रोक समथिंग। Yeah. आवाज ओके नहीं ठीक आया. है। ओके ओके, नहीं मैं ये बोल, हाँ नहीं आया, बस कुछ बोल रहे थे क्या? Yeah. No, I बोल। was not saying it. It's fine. ओके, आई वाज सेइंग कि अगर ये लोग ने कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें कैश बेसिस पे आगे बढ़ना है। लेकिन अगर Okay. इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि एक्यूअल बेसिस पे ही करना है, तो एक्यूअल बेसिस पे ही करना है, ऐसा है। आई आई Hmm. थॉट दोनों मेथड से करना है, बट वैसा नहीं है। ठीक है। Okay.